नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज प्रदेश का प्रश्न में हम खतरे और चुनौतियों की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे किसके खतरे और किसकी चुनौतियां। हम उस मीडिया की बात करेंगे जिसे सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है। एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर यानी आप सोशल मीडिया का लीडर कह सकते हैं। उसने एक शो के दौरान ऐसी पारिवारिक मर्यादाओं पर अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर दी, उसके बाद विवाद बढ़ गया और बात सोशल मीडिया के रेगुलेशन और कंट्रोल की होने लगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत पहले एक रिपोर्ट से करते हैं। देखिए जरा। द रणवीर शो। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इन्हें मोस्ट इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में अवार्ड मिला। की बात बता रहा है। बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह इस शख्स का नाम है रणवीर इलाहाबादिया, जिसके साथ YouTube चैनल हैं और 12 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक YouTube से ही इनकी कमाई 35 लाख रुपए है। लेकिन अभी ये विवादों में हैं इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के शो में अपनी अभद्र भाषा को लेकर। विवाद इस कदर बड़ा है कि बात संसद तक पहुंच गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा वो हम आपको नहीं सुना सकते। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसका लबोलुआब ये है कि हास्य के नाम पर माता पिता जैसे पवित्र रिश्तों को गाली दे दी। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसमें भारतीय परंपरा और संस्कृति से भद्दा मजाक है। इलाहाबादिया ने जो कुछ कहा है उसमें अश्लीलता को न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश हुई। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए निर्देश दे चुके हैं और मेरे ख्याल से उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है। हमारे देश की संस्कृति खराब करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह से सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने वाले लोग जो है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। ये पहला मौका नहीं है जब सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने की कोशिश हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब सारी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया गया। शायद इसीलिए सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को काबू में रखने की मांग हो रही है। शिकायत संसद की आईटी कमेटी तक भी पहुंच सकती है। मैंने जब ये मुद्दा उठाया तो सारी टारगेट, अभी एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ है, एफआईआर असम में हुआ है, पर महिला होने के नाते मैंने जब ये उठाया तो सारी जो टारगेटिंग, इनका पूरी पीआर एक्टिविटी चल रही है, दे आर ओनली एंड ओनली टारगेटिंग मी। सो क्लियरली शोज कि इन लोगों ने जो किया है सोच समझकर किया है। ये कंटेंट वायरल करने के लिए किया है, ये कंटेंट से अपना पैसा बनाने के लिए किया है और इसकी कुछ खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। यंगस्टर्स क्या सोचते हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं। एक तरफ वो है कि जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करना चाहते हैं, और ये तरफ जब मैंने पिछली बार ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी मैंने एक मुहिम चलाई थी और ये सारी हदें पार कर रहे हैं। कोई सेंसरशिप नहीं, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस, ये इस प्रकार के शोज, ये सारा इसको कोई लिमिट नहीं है और इसको कोई सेंसरशिप नहीं है। इसको कोई न कोई कायदा कानून के तहत लाना चाहिए। मानवाधिकार आयोग से लेकर महिला आयोग तक एक्शन में है। एनएचआरसी ने सरकार को शिकायत चिट्ठी लिखी तो विवादित बयान को YouTube से हटा लिया गया। जो भाषा वहाँ पे यूज की गई है वो बहुत खराब भाषा है। इस भाषा का इस तरीके से ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए। इस विषय में कमीशन बहुत गंभीर है और हमने आईटी मिनिस्टर को कल ही लिखा है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इस प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नियमावली और अच्छे तरीके से होनी चाहिए और
ऐसे नियमावली के माध्यम से ही उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमने इस मामले में YouTube को नोटिस किया है, उनको बोला है कि सारा जो आपत्तिजनक कंटेंट है उसको रिमूव करें और ये जो लोग हैं जो ये बदमाशी कर रहे हैं इनकी संबंधित पुलिस स्टेशंस में सूचना दें जिससे कि ये विकृति को रोका जा सके। और मेरा यही कहना है कि समाज में सभी लोगों को ऐसे घृणित लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जिससे कि हमारी सभ्यता में इस प्रकार की विद्रूपता, हमारी क्या दुनिया की किसी भी सभ्यता में इस प्रकार की विद्रूपता की कोई जगह नहीं है। हालांकि जब सवाल उठा और विवाद बढ़ा तो इलाहाबादिया ने माफी मांग ली। I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. इंसानियत के नाम पर इलाहाबादिया ने माफी तो मांग ली, लेकिन इस माफी से आगे ये सवाल चल रहा है कि ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए माता पिता के रिश्ते भी अश्लील संबंधों से ज्यादा कुछ नहीं हैं। मामला बड़ा गंभीर है। हमारे आपके बच्चे, हमारे छोटे भाई बहन, तमाम लोग हमारे समाज के वो इन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? क्या यही न्यू नॉर्मल है? इसीलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जितनी गाली उतनी ताली, यानी बिना गाली के बात नहीं होगी क्या? कॉमेडी नहीं हो सकती? आज हम कुछ ऐसे एक्टर्स से बात करेंगे, ऐसे लोगों से बात करेंगे जो कई सालों से, कई दशकों से आपको एंटरटेन करते आए हैं, लेकिन एक मर्यादा के अंदर रहकर, एक मर्यादा के तहत रहकर उन्होंने वाकई आपको हंसाया है। मुश्ताक अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने बॉलीवुड एक्टर। मुश्ताक अहमद साहब, बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं एनडीटीवी में। सर, मैं शुक्रिया आपको मुश्ताक भाई बोलूं, बल्लू बोलूं, क्या बोलूं? मुश्ताक खान ही बहुत है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपने मुझे यहाँ आने का और आपके सब दर्शकों के सामने आने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर। मुश्ताक सर, मैं आपसे पहला सवाल यह पूछना चाहता हूं। हमने दशकों देखा है आपको, आप जैसे आप सरीखे और कलाकारों को, एक से एक बेहतरीन कलाकार, उसमें आपका भी नाम शामिल, लेकिन एक हद, एक मर्यादा, एक सीमा रही है। उसके अंदर कैसे लोगों को पेट पकड़कर गुदगुदाया जा सकता है, हंसाया जा सकता है, खिलखिलाया जा सकता है, यह हमने आपसे देखा, आपसे सीखा है। क्या बिना गाली के ताली नहीं बजवाई जा सकती क्या? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आपने वो फिल्म मेरी देखी कि नहीं देखी। मेरा ख्याल है आपकी उम्र उस वक्त बहुत ही कम रही होगी, या पता नहीं आपने दुनिया में कदम रखा था कि नहीं, आई डोंट नो। बट 93, 91, 92, 93, 90s के दशक में, जो 90s में हमने जो फिल्में की थी, अब देखिए मेरी फिल्म हमें राही प्यार के, अब वो फिल्म देखिए सर, पूरी फिल्म इतनी कॉमेडी, पूरी कॉमेडी फिल्म है वो। कहीं पर भी एक मतलब साले तक का भी यूज नहीं हुआ वहां पर, या ना किसी भी तरह को, और इतनी प्योर कॉमेडी है वो फिल्म, लोगों ने बहुत एंजॉय किया है। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की, चाहे वो आशिकी हो, या फिर वो सड़क हो, या फिर वो आने वाली कुछ दिनों में, बाद के दिनों में जो मैंने डेविड धवन की फिल्म किया, कुली नंबर 1, या अपना जोड़ी नंबर 1, और एक 11, और वेलकम, अनीस भाई की वेलकम, अभी जो मेरी आई थी फिल्म वेलकम आप देखिए तो पूरी फिल्म इतनी शुद्ध मतलब कॉमेडी फिल्म है वो, है ना, उसमें आपको एक भी वल्गैरिटी नहीं मिलेगी। और मेरा ख्याल है डेफिनेटली आपने तो देखा ही होगा, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान का कोई वो नहीं, लोगों ने कई बार वो फिल्म देखी है। तो देखिए वो उन दिनों में हमारे यहाँ भी कॉमेडी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ठीक है, उस वक्त भी कहीं ऐसी गलतियां होती थी, कुछ लोग उनका यूज करते थे वर्ड्स का, लेकिन इतना नहीं था। बट ये सही बात है कि आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ डिजिटल, जो जब से ये जमाना आया है ना, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि ये कुछ ज्यादा छूट मिल गई है, या सेंसरशिप का प्रॉब्लम है। जैसे पहले फिल्में सेंसर हुआ करती थी और बहुत ध्यान रखा जाता था कि भाई अगर एक फैमिली के साथ पूरी फिल्म देखी जाए, पूरी फिल्म अपने पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ देख सके, ऐसी फिल्में, और लोग थिएटर में जाकर के देखते थे तो बहुत एंजॉय करते थे, और कहीं एक दूसरे पे तो शर्मिंदा होने की नौबत नहीं आती थी। क्या होता है, जब इस तरह के कोई सीन्स आते हैं या गाली गलौज होती है तो डेफिनेटली वहां पर बहुत ही मतलब एक शर्मिंदगी का माहौल हो जाता है माँ बाप के लिए, वो बैठ नहीं सकते देख करके, तो उसका ध्यान तो बहुत ज्यादा रखा जाता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा हो गया है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मुश्ताक साहब, आपने जिक्र किया हम है राही प्यार के, मैं 5 साल का था सर
1993 फिल्म आई थी और भगवती प्रसाद आप बने थे, क्योंकि मैंने जब जवान हुआ तब दोबारा देखी मैंने ये फिल्म, तो मुझे आपके कैरेक्टर का नाम भी याद है। मुश्ताक सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी रिसेंटली आज का जो ये मैटर है, आपने देखा होगा सर, रणवीर इलाहाबादिया का बयान, मैं पर्टिकुलर अगर इस बयान पर भी जाऊं या इस जैसे तमाम शोज और तमाम इन्फ्लुएंस पर जाऊं, आपको लगता है कि कला के नाम पे, और जिसे आप कह रहे थे कि ये थोड़ी सी छूट मिल गई है या दे दी गई है या ले ली गई है, ये छूट है कि ये बियॉन्ड छूट है? ये एक कलाकार की जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर केवल लाइक डिसलाइक पैसा कमाने का ही सीधा फंडा है और कुछ नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत है सर, और इस पर रोक लगनी चाहिए। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। मुझे अभी तक नहीं, मैं बहुत कम फॉलो करता हूँ ये सब न्यूज़ होती हैं जो डिजिटल जो भी है, बहुत कम देखता हूँ मैं। ज़्यादातर काम में अपना बिजी रहता हूँ इसकी वजह से, और शाम को जब वक्त होता है तो कुछ न्यूज़ में पढ़ लेता हूँ। लेकिन ये जो है इसके बारे में मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने इसका पूरा वीडियो देखा भी नहीं है। लेकिन मैंने सुना है लोगों से, और अभी मैंने आपके ही मतलब चैनल पे इनके बारे में मैंने देखा है। एग्जैक्टली व्हाट ही हैज स्पोकन आई डोंट नो, बट मैं इतना जानता हूं कि हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीजें, बहुत सारे हम यूट्यूब देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब होते हैं न्यूडिटी होती। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे वक्त में भी 90s में या 2000 2005 2010 तक भी मतलब जो है ना, इतना वो नहीं था जितना कि अब ज्यादा हो गया। और जब हम जो फिल्में देखा करते थे, हम तो अपने पूरे परिवार के साथ जाया करते थे। हम जब मैं फिल्मों में नहीं आया था, तब इतनी सादगी और बहुत शुद्ध फिल्में हुआ करती थी। और उसके बाद जब हमने भी काम किया तो हमने अभी कभी ऐसे सीन्स भी नहीं किए, और ऐसे डायलॉग्स भी अगर ऐसे होते थे तो डायरेक्टर बोलता था कि भाई नहीं नहीं यार, ये मत यूज करो, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये मैं एक पारिवारिक फिल्म बना रहा हूँ, या ये समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। और हमको खुद को बीइंग एक्टर, हम जो है ना उसको उस तरह के डायलॉग्स या उस तरह के सीन हम नहीं करते थे। हम 10 बार सोचते थे कि नहीं, हम घर जाएंगे तो जब ये हमारे बच्चे देखेंगे, या मेरी वाइफ देखेगी, या मेरे रिश्तेदार देखेंगे, मेरे ससुराल वाले देखेंगे, तो हमको क्या बोलेंगे। तो हम बहुत, हमें एक डर रहता था कि यार नहीं नहीं, ऐसे सीन नहीं करना, या इस तरह के डायलॉग्स नहीं बोलना है। तो वो एक हमें एक जो हमारी जिम्मेदारी थी, और हम बहुत ही कॉन्शियस होते थे कि नहीं, हमारे सीन जो होने चाहिए वो। इसलिए मैंने ज्यादातर फिल्में आप मेरी देखेंगे आप, तो बहुत ही शुद्ध रही हैं फिल्म, और बहुत ही क्लियर फिल्म रही हैं। और सीन्स बड़े ऐसे हुए हैं जो कि पूरी फैमिली अपने सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं। तो अच्छा नहीं लगता। एंटरटेनमेंट होता है एक, तो वो ऐसा होना चाहिए जो कि सारे के सारे लोग देख सकें और समाज में इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। मुश्ताक सर, जिस समाज की आपने बात की है, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि समाज खुद छूट दे रहा है इन चीजों के लिए? ये जो लाखों लाख फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, ये कौन लोग हैं? ये आप जैसे, हम जैसे हमारे देश के वासी हैं। अगर वही इनको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि क्या ये न्यू नॉर्मल है? क्या अब ये सामान्य है? या हम मॉडर्न होने के नाम पर हम ये फूहड़ता परोस रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को और फॉलोअर्स को? देखिए साहब, मैं एक बात बता दूं आपको आसिफ साहब, मैं एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, जी, जैसे कि हम कहते हैं और सभी लोग कहते हैं, और जो भी फिल्में बनाते हैं, फिल्म मेकर हैं, वो भी यही कहते हैं कि भैया हम तो वही दिखाते हैं जो समाज में हो रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। और दूसरा क्या होता है कि और हम वही देखते हैं जो प्रोड्यूसर बनाता है, जो भी फिल्म बनती है, जैसी बनती है, अब वो एक्शन फिल्म हो, रोमांटिक फिल्म हो, ड्रामा फिल्म हो, इमोशनल फिल्म हो, सामाजिक पारिवारिक जो भी है, जो भी आप देखोगे, दो भी परोसोगे, वही हम फिल्म देखेंगे। तो अब वो हो जाता है ये कि अब फिल्म मेकर को भी सोचना चाहिए कि मैं क्या दे रहा हूँ, क्या परोस रहा हूँ। तो मैं किस पे ब्लेम दूं इसको, कि भाई देखो, एक तो प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है, तो वो तो ये चाहता है कि जो मैं लागत लगा रहा हूँ फिल्म में, वो उससे ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, उसका मुनाफा मुझे मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फिल्म मेरी चलनी चाहिए, लोग देखना चाहिए, ताकि मुझे इकोनॉमिकली जो है ना, मैं साउंड हो जाऊं और मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले उसका। तो ये इंटेंशन तो उसका ये होता है। तो उसमें अब ये लालच आ जाए कि नहीं, इस तरह की ऑडियंस भी है जो इस तरह की फिल्में देखती हैं, उनको थोड़ा सा वो न्यूडिटी चाहिए, या थोड़ा सा वल्गैरिटी में उनको ज्यादा मजा आता है। तो उसका एक, उसमें तो एक वो, इसके लिए वो सेंसर है। तो अब वो सेंसर कहाँ कहाँ है ये देखना पड़ेगा। तो डिजिटल में कहाँ सेंटर है, सेंसर? अभी हम लोग भी बहुत सारी हम फिल्में करने आज की डेट में भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पहले जो हमको डायलॉग्स मिलते थे, आज के डायलॉग सारे काफी चेंज है। हम अपनी तरफ से बोलते हैं नहीं यार, हम नए नहीं बोल पाऊंगा इस तरह की लाइन, ये मत करो, अच्छा नहीं है। अभी मैं कल एक फिल्म की डबिंग कर रहा था, वहां पर एक वर्ड्स को मैंने हटा दिया। मैंने कहा प्लीज ये मत बुलवाओ, अच्छा नहीं लगेगा ये। अब मैं बाकी अच्छा सब कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है, तो डायलॉग जो है, तो मेरी जो ऑडियंस है तो बिल्कुल ही ऐसी है कि
वो जो इस तरह से दूसरी तरह से लाइक करती है। मेरी जो ऑडियंस है हमें राय प्यार के वाली है, मेरी जो ऑडियंस है वेलकम वाली है, मेरी जो ऑडियंस है गदर वाली है, सड़क वाली है, साथी वाली है, जो हमने पिछली जो फिल्में हमने की हैं, तो हम उस पर पूरा ध्यान देते हैं सर। ये ज्यादा से ज्यादा हम तो हम ये हमारी मुश्ताक सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि फिल्मकार या निर्देशक ये कहते हैं कि हम तो वो दिखाते हैं जो समाज देखना चाहता है या जो समाज में होता है। मैं इसको अगर वाइस वर्सा करूं, इसको उल्टा कर दूं कि आप वो दिखाइए जो समाज के लिए अच्छा, और फिर समाज आपको फॉलो करेगा, आपकी दिखाई हुई फिल्म के अनुसार चलेगा, तो क्या वो बेहतर नहीं रहेगा, वो मुफीद नहीं रहेगा हमारे समाज के लिए? एक्चुअली क्या होना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मैंने ये कहा कि हर देखो ये तो हर एक का हक है कि कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसका चाहता है कि उसको उसका मुनाफा मिले और जो भी उसकी लागत है उसकी कम से कम वापस आए। तो उसको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए अब जैसे आप उस वक्त जो फिल्में, पुरानी फिल्में होती थी, जैसे आइटम सॉन्ग्स होते थे, कुछ इस तरह का कुछ करते थे कि भाई एक आइटम सॉन्ग रख दिया जाए या 2 आइटम सॉन्ग रख दिए जाएं या इस तरह का कुछ ऐसा कुछ सीन बनाया ताकि इस ये ऑडियंस उसको पसंद करे, तो उस तरह का होता था। तो उसके लिए आप किसको दोष दे सकते हैं बताइए? प्रोड्यूसर को तो आप कह नहीं सकते। बट मैं फिर अब अगेन बात पे आ रहा हूं कि भैया इसकी अगर सेंसरशिप होती है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि भाई आप दिक्कत तो ये सर, सेंसरशिप है ही नहीं है इस चीज की, है ना। वहां पर तो आप वो कुछ नहीं कर नहीं सकते। यहाँ पर अब इस तरह यूट्यूब आने के बाद, ये जो ओटीटी का जो प्लेटफॉर्म आया है उसके बाद उसमें काफी छूट दी गई है, उसमें थोड़ी लगाम लगनी चाहिए। जी मुश्ताक सर, कुछ एक छोटे मोटे सवाल मैं आपसे और पूछूंगा आखिरी में। एक तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आपको लगता है कि जैसे शुरुआत में जब हमारे यहाँ पिक्चर शुरू हुई थी, सिनेमा शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे उस थोड़ी सी बोल्डनेस लाई गई, आइटम सॉन्ग डाले गए, कुछ एक एक्ट्रेस आई जिन्होंने थोड़ा सा एक्सपोजर किया, थोड़ा दिखाया कि हाँ फिल्में मॉडर्न हो रही हैं, उसी का ये अगला भाग आप इस चीज को लेके मानते हो, या आप कहते हैं कि नहीं भैया वो चीजें बिल्कुल अलग थी, उसको तो फिर भी एक बार को सहा जा सकता है, ये तो बिल्कुल ही अलग है, ये कला के नाम पे कुछ और ही है, ये कला तो नहीं हो सकती, ये आर्टिस्ट नहीं हो सकते? ये सही कहा आपने आज साहब। वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो हाँ, रहता था एक पिक्चर देखने में, फिल्म देखने की एक अलग ही ऑडियंस होती है, मतलब दैट टाइम कि भैया हमको थोड़ा इस तरह की फिल्म देखा है, थोड़ा सा मसालेदार, कुछ चटकेदार, इस तरह की थोड़ा सा। तो उस वक्त भी थे, जिस तरह आपने अभी कहा कि उस तरह भी थोड़े से ऐसे गाने डाले जाते थे, ऐसे सीन डाले जाते थे, लेकिन बहुत कम उनकी ये जो है ना, उनकी फुटेज धीरे धीरे बढ़ती गई और आज देखिए आप कुछ बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। देखने लायक नहीं है सर, आपने कहा आज देखिए ही देखने लायक नहीं है जो भी है। मुश्ताक सर, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपको कहीं जाना है मुझे पता लगा, इसलिए बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। और इस डिबेट में हमारे साथ मशहूर एक्ट्रेस उपासना सिंह जी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका उपासना जी। और मशहूर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं जरा उपासना जी के पास जाता हूं। जी सुनील जी, आऊंगा मैं आपके पास। सुनील जी, उपासना जी भी हमारे साथ हैं, आप लोग तो लंबे वक्त से साथ काम करते रहे हैं। उपासना जी, मेरा आपसे एक पहला सवाल, इतने दशकों से मैं आपको देख रहा हूं, हमारे देश की जनता आपको देख रही है कॉमेडी करते हुए, आपको, सुनील जी को, मुझे याद नहीं आता कभी आपने वो जो एक मर्यादा होनी चाहिए, वो जो एक सीमा होनी चाहिए, वो कभी आप लोगों ने लांघी हो। हम तो स्टैंड अप कॉमेडी या कॉमेडी के नाम पर आप ही लोगों को जानते पहचानते आए हैं। तो उपासना जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि आज जो कुछ हुआ, रणवीर इलाहाबादिया का जो स्टेटमेंट आया या पूर्वा का जो हमने देखा, जो ये शो है, इस पर कितना दिल दुखता है आपका, एक कॉमेडियन होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते, एक एक्ट्रेस होने के नाते, जब ये चीजें आप देखते हैं कि ये अब नया आर्ट है? देखिए, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकती, पर जो मेरी सोच है, मैं उस हिसाब से आपको ये कहना चाहती हूँ कि कई बार लोग सोचते हैं कि वल्गैरिटी से कॉमेडी जो है वो पहले कई बार चीप डायलॉग्स, चीप जोक्स, उसी से कॉमेडी होती है। लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि एक साफ सुथरी जो कॉमेडी होती है
वो लोगों को जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ, अपनी बहन के साथ बैठ के जो पिक्चर देख सकते हैं या पॉडकास्ट देख सकते हैं या कोई भी चैनल देख सकते हैं, मुझे लगता है कि वो ही ज्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों ने कभी मैं मर्यादा नहीं लांगी, तो ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि अगर ऐसा कोई डायलॉग आता भी था, जैसे मैं कपिल शो करती थी और आपको मालूम ही है कि मेरा कैरेक्टर क्या था कि मैं हर एक के पीछे पड़ी रहती हूँ, शादी कर लो मुझसे, ये वो, तो हो सकता था कि उसमें चीपनेस आ जाए, लेकिन हम लोगों ने कोई भी डायलॉग अगर ऐसा आता था तो हम खुद ही काट देते थे उसको। हम लोगों ने कभी ऐसी कोई लाइंस नहीं बोली जो कि इतनी जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देख सकें। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि वल्गैरिटी की कॉमेडी में कोई जरूरत नहीं होती। मैं उपासना जी आपके पास आ रहा हूं। सुनील पाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मशहूर कॉमेडियन है। सुनील जी देखिए, देश में स्टैंड अप कॉमेडी, प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर तो हम 3-4 चेहरों को ही जानते हैं, बाकी और भी हैं, लेकिन उन 3-4 चेहरों में आप भी शुमार हैं। मैं सुनील जी इतने सालों से आपको देख रहा हूं, मुझे याद नहीं आता आपने, राजू जी ने, एहसान जी ने इतना सारा काम किया। आप लोगों ने नल पर एक्टिंग की, नेताओं पर एक्टिंग की, आप लोगों ने हवाई जहाज पे एक्टिंग की, तमाम चीजें की, लेकिन कभी वो मर्यादा नहीं लांगी कि मैं अपनी बहन के साथ बैठकर आपका शो ना देख पाऊं, मैं अपनी मां के साथ बैठकर आपका शो ना देख पाऊं। ये चीजें नहीं हुई। ये क्या है? ये किस तरह की कला है? ये कला है भी कि नहीं है? सबसे पहले तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही प्यार बनाए रखिएगा, ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे और आप हमें भी सद्बुद्धि दें और ऐसा ही काम होता रहे। उपासना जी ने और मुश्ताक भाई ने जो कहा, बिल्कुल मैं उनका दोनों का शागिर्द हूँ और जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज, इसको कला से मत जोड़िए। ये जो यूट्यूबर्स की जो ये गाली गलौज वाली जो जमात है, इन लोगों को कलाकारों से मत जोड़िएगा। ना इन्हें कलाकार समझिए, ना इन्हें कॉमेडियन समझिए, ना इन्हें इंसान समझिए, क्योंकि ये तीनों ही दायरे से बहुत बाहर है। ये एकदम गटर के कीड़े मकोड़े हैं। ये कलाकार इसलिए नहीं कह सकते। कलाकार जो होता है वो पूरी तरह से इस बात का ध्यान रखता है कि दर्शक माई बाप है, दर्शक हमारे लिए भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। यही हमारे अन्नदाता और यही हमारे अन्नदाता है। और कॉमेडियन, निदा फाजिल साहब ने कहा था कि घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत का दर्जा दिया गया है कॉमेडी को, ठीक है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दवा और दुआ दोनों का दर्जा दिया गया है हमारे कॉमेडी को। और तीसरी बात, इंसान ये कहां से हो सकते हैं? जो माँ बाप के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं, जो जजेस के सामने गाली गलौज करते हैं, उनको हम इंसान कहां समझे? ये सरासर ये लोग बेईमान है, गद्दार है, ये समाज में बुराई फैला रहे, ये समझ में नहीं आते, ये समाज में नहीं आते, ये समाज का गलत कर रहे हैं, तो ये आतंकवादी है, क्योंकि समाज का गलत काम करने वाला आतंकवादी ही होता है। और मैं तो खिलाफ हूं ऐसे प्लेटफॉर्म के जो इन लोगों को खड़ा करते हैं, जैसे केबीसी का। मैं दुखी हूं, केबीसी वालों ने क्यों बुलाया था? केबीसी के जो चर्सी गंजड़ी जो क्रिएटिव हेड है, उन्होंने इनको क्यों बुलाया था? बच्चन साहब का अगर मैं फैन नहीं होता तो मैं इन पे केस कर देता। मैं स्टार स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली एसोसिएशन का मेरी संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, जिसमें हमारे 200 मेंबर है देश और दुनिया में। आज सबकी शिकायत ये है कि जहां जहां प्रोग्राम करने जाते हैं वहां के लोग डरे हुए हैं, हमको बुलाते नहीं प्रोग्राम करने के लिए। सोचते हैं कि हम सब भी गाली देते हैं। हमने उनसे कहा कि हम गाली देते नहीं, लेकिन समाज को डरा दिया है, तबके को डरा कर दिया है। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त, अगर कोई कानून है तो ठीक है, और नहीं है तो सजा मिलनी चाहिए। मैं इस पर एक कमेंट लूंगा आपसे, लेकिन क्योंकि उपासना जी से मुझे चीज पूछनी है, उसके बाद फिर मैं इसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा आपसे। उपासना जी, मुझे एक बात बताइए मैम, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ, उन्होंने माफी मांग ली। मैं पूछता हूं कि बच्चे तो नहीं हैं कि क्या बोलेंगे उसका क्या? इस डिबेट में भी अगर मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आप कुछ जवाब दे रहे हैं, तो हम दोनों जानते हैं कि चीजें लाखों करोड़ों लोगों के सामने जा रही हैं और ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम भी, मैं सवाल पूछते हुए आप जवाब देते हुए ख्याल रखेंगे इन चीजों का। तो रणवीर भी बच्चे नहीं है, अगर उन्होंने इस तरह की चीजें बोली तो पहले सोचना चाहिए था, और अगर बच्चे हैं तो इस तरह का अडल्ट क्रिएशन क्यों कर रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं इन चीजों को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं खुद भी इसमें बिलीव करती हूँ कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है भारत की, आप उसको दागदार कर रहे हैं इस तरह से। कई चीजें ऐसी होती हैं, अब अगर बेडरूम में हस्बैंड वाइफ जो उनका जो भी रिलेशनशिप होता है, आप क्या उसे जमाने में एकदम सड़क के ऊपर आप दिखा सकते हैं?
मतलब वो चीप नहीं लगेगा। हर एक चीज की एक मर्यादा होती है और मर्यादा को कभी लांघना नहीं चाहिए। और वो जैसे कई मतलब मुझे कई लोग बोलते हैं कि ये तो फ्रीडम है, ये तो बोलने की फ्रीडम है। तो ये बोलने की फ्रीडम मतलब हम किसी को गंदा बोलें, किसी को चीप बोलें, वल्गैरिटी हो जिसमें सेक्स हो, क्या वो वाला हम समाज में बोल सकते हैं? वो हम समाज पे क्या असर डाल रहे हैं, अपने बच्चों पे क्या असर डाल रहे हैं, ये मेरे हिसाब से तो मैं इसको बिल्कुल ही गलत मानती हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी चीजें, जैसे हमारा सेंसर है, अगर फिल्मों के लिए सेंसर है और चीजों के लिए सेंसर है, तो मुझे लगता है यूट्यूब और इन सब चीजों के लिए भी अब तो मेरा ख्याल बहुत ही जरूरी हो गया है सेंसर होना। क्योंकि ऐसी कई बार चीजें मैं देखती हूँ जिनको मुझे इमिडिएटली उसको मतलब आगे जाना पड़ता है, या मैं कुछ और देखना चाहती हूँ कि मैं ये ना देखूं। लेकिन हमारे बच्चे तो यूट्यूब और ये सब, आप स्कूल्स में सबके पास मोबाइल्स हैं इस वक्त, तो वो बच्चे तो वो देखेंगे और उनपे क्या असर पड़ेगा हमारी जनरेशन पे, हमारे आने वाले बच्चों का जो आपने बात कही है, मैं एक बहुत छोटे में एक सुनील सर से एक सवाल पूछना चाहूंगा। सर, हम जो दर्शक हैं, हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो बच्चे हैं, मैं सीधा आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह के शोज को क्या दर्शक देखना चाहते हैं, इसीलिए इतने सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक्स हैं, व्यूज हैं, या फिर कहीं कंटेंट की कमी है इस वजह से इधर शिफ्ट हो रहे हैं? शायद जनता ये न्यू नॉर्मल समझती है कि अब यही नॉर्मल है, ऐसे ही देखो, बिना मां बहन की बात नहीं होती। दर्शकों को कसूरवार मानना गलत है, क्योंकि देखिए क्या है, मिलीजुली सरकार है। जैसे अभी यूट्यूब मिलकर और आज तक वाले मिलकर और केबीसी वाले मिलकर और सब मिलके लल्लन टॉप मिलके अगर इनको स्टार बनाएंगे और इनके खरीदे हुए व्यूज, आपको पता है ये लोग व्यूज खरीदते हैं, खरीदे हुए व्यूज, खरीदे हुए ऑडियंस, जिनको ये जो इनका यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो बनता है, ये जो ऑडियंस खरीद ही लाते हैं, उनको दारू पिलाया जाता है, वो नशा कराया जाता है, ये लोग नशेबाज लोग हैं। और इनको सबको ऐसा मिलजुल के जब ये वीडियो बनाते हैं और ये दिखाते हैं, तो क्या होता है कि किसी को देख, अच्छा इनका यूट्यूब पे फटाक से आ जाता है, तो देखने वालों को क्या लगता है कि बहुत टैलेंटेड है और देखते हैं। तो इसमें दर्शकों का कसूर नहीं, दर्शकों के सामने इनको बार बार लाया जाता है। बदनाम लोगों को भी लोग एक बार देख लेते हैं, इसी तरह से ही होता है। लेकिन दर्शकों को अच्छी चीज, अब जैसे एआईबी आया था, एआईबी को प्रमोट करने कौन गया था? करण जौहर गया था। एआईबी को प्रमोट करने आलिया भट्ट गई थी। एआईबी को प्रमोट करने दीपिका पादुकोण गई थी, रणवीर सिंह गए थे। आप मुझे बताइए, क्या ये क्रिमिनल नहीं है? एआईबी को प्रमोट करने को जाना चाहिए? नहीं, ये आपने सुनील जी बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट दिया है कि ये अब हमको खुद को तय करना पड़ेगा। और आपने कहा कि समाज भी इसके लिए जिम्मेदार है, और आपने कहा कि जो आर्टिस्ट, आपने इन्हें आर्टिस्ट मानने से मना किया। मैं इस बात पर जनता पर छोड़ देता हूं ये फैसला, क्योंकि ये किसी तरह की कला कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देती है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, वक्त की कमी थी मेरे पास। सुनील सर, बहुत धन्यवाद आपका, और उपासना मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना तय है कि पेरेंट्स के लिए एक जरूरी एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आज जो कुछ हुआ या जो चीजें निकल के सामने आई वो अगर ठीक है, माता पिता पे ही अगर इस तरह कमेंट हो रहे हैं, तो फिर देखने दीजिए अपने बच्चों को इस तरह की चीजें, या फिर आप ही को उन्हें समझाना होगा। आप उन पर रोक तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन समझाना आप ही को होगा कि वो क्या देखे और क्या ना देखे, और भविष्य में उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ।